हेलो, नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज है 14 अगस्त और कल है 15 अगस्त। कल पूरा देश हर्ष और उल्लास के साथ मनाएगा स्वतंत्रता दिवस। आप लोग देखते होंगे कि 15 अगस्त को जो है दिल्ली में लाल किले पर कब जो प्रदर्शन होते हैं, झांकियां होती हैं, वो सब नहीं देखने को मिलता, लेकिन 26 जनवरी को देखने को। ऐसा क्यों होता है? किसी को पता है इसके बारे में? बताना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर बता सकता है। हम आते हैं आज के अपने टॉपिक पर कि आज हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। एक क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, परंपरागत विशेषताएं, और दूसरा उनमें क्या बदलाव आया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और संसद में सरकार के द्वारा इसका जवाब भी दिया गया। तो बढ़ा चढ़ा करके सभी ने अपनी बातें की थी। ये बताया गया कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। 2014 में ऐसा था। तो वो सब कंसेप्ट एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को क्लियर होना चाहिए। आम जनता उसको किस तरीके से देखती है, कैसे लेती है, वो एक अलग बात है, लेकिन सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स की इस पर बड़ी पैनी नज़र होना चाहिए कि ये आखिर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो जा रहा है, क्या आखिर चेंज आ रहे हैं, परिवर्तन वास्तव में हो क्या रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, है ना। तो अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये वो टॉपिक हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, चाहे आप मुख्य परीक्षा की करो, और इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हमेशा मिलेगा। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं कि जिनसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, है ना। तो सीधा हम इसी प्रश्न पर आते हैं। पहले हम देखते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है। मैं कुछ आंकड़े देता हूं और उसके बाद उन पॉइंट पर आ जाता हूं, हेडिंगों पर आ जाता हूं, जो हेडिंग जो है आपको हेल्प करे। जनरली होता क्या है कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है, ये तुलनात्मक रूप से जो मानने का पैरामीटर रहा है वो जीडीपी रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी इसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इससे तुलनात्मक अध्ययन करके और पता लगाते हैं कि किस देश की स्थिति कैसी है। यानी इसको ऐसे समझ लो कि ओवरऑल इनकम पूरे देश की कि कितनी इनकम होती है, उसको हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। और इनकम होती है हमारी अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3 सेक्टर से मिलता है। 3 सेक्टर कौन कौन से रखे जाते हैं? एक जिसे प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर का नाम दिया जाता है। इसमें क्या होता है प्राथमिक में? यानी कि जो प्रकृति से, जैसे कृषि, जो चीज़ें हमें मिल जाती हैं उनको हम इस पे रखते हैं। और दूसरा आता है द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर में क्या होता है? कच्चा माल जो होता है उसको हम निर्मित माल में बदल देते हैं। जैसे गन्ना प्राथमिक सेक्टर है, लेकिन उससे अगर चीनी बनाते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाता है। मशीनों का प्रयोग करना, कच्चे माल को विनिर्मित उत्पाद में बदल देना। और एक और सेक्टर होता है जिसे हम तृतीयक या टर्सरी के नाम से जानते हैं। इसमें सेवाएं जुड़ जाती हैं। इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलकर के जीडीपी की रचना करता है, यानी ओवरऑल जीडीपी यहां से तैयार हो जाता है। तो अगर हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ और गणतंत्र बना 1950 में, तो जीडीपी के आंकड़े जो है रिलीज किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है। तो 1950 और 51 के अगर मैं आंकड़े लूँ स्वतंत्रता दिवस की इस पूर्व संध्या पर, तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था लगभग 56.5% होता था। लगभग 56.5%। ठीक है। और सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था सन 1950-51 में हमारे जीडीपी में, तो वो होता था 13.6%। और तृतीयक सेक्टर जो था वो 29.9%। ऐसे करके तीनों को मिलाएंगे तो आप 100 हो जाएंगे, यानी पूरे 1 रुपए की हमारी इनकम हो गई। जैसे जैसे हमारा देश प्रगति करता रहा, हमने शुरुआत में पंचवर्षीय योजनाओं को आर्थिक विकास के लिए चुना था, नियोजित रूप से प्लान
आगे चल के ये देखा जाता है कि प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन घटता जाता है, यानी जीडीपी में इसके योगदान में कमी होती गई और तृतीयक सेक्टर इसके योगदान में वृद्धि होती गई। द्वितीयक भी बढ़ा लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है काफी कम हो गया। हम धीरे धीरे विकसित होते गए। तो इन्हीं सब आधारों पर जो रहता है हमें अपनी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बतानी होती हैं। तो हम सीधे उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक जो लंबे समय से चल रही थी, जिन्हें हम ट्रेडिशनल कह सकते हैं, पारंपरिक या परंपरागत विशेषताएं कह सकते हैं, और दूसरी विशेषताएं जो अब उदारीकरण और निजीकरण के बाद यानी 1990 के दशक के बाद जिनमें बदलाव आया। तो पहली विशेषता जो है, जब हम जीडीपी के ये आंकड़े देख लेते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का था यानी कृषि का था, तो पहली विशेषता होती है कि कृषि प्रधानता या कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। और जब आप विश्व के देशों का अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन करने के बाद आपको पता चलता है कि वे देश जो विकसित हैं वहाँ पर प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम होता है, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा होता है। तो आज भी स्वतंत्रता के बाद बेशक डाटा हमारे यहाँ लगभग 14% के हैं कि प्राइमरी सेक्टर 14% योगदान देता है, लेकिन देश की अधिसंख्यक आबादी, आंकड़े बताते हैं कि लगभग 65% जो आबादी है वो रोजगार इसी सेक्टर में प्राप्त करती है। यानी कुल अर्थव्यवस्था में हमारी जनसंख्या का, टोटल पॉपुलेशन का आज भी 65% को रोजगार कृषि अर्थव्यवस्था देती है, कृषि से मिलती है। तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है हमारे देश में जिसके लिए किसी भी प्रकार की स्किल की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी प्रकार की कोई विशेष, अगर आपको इलेक्ट्रीशियन बनना है तो कुछ तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, लेकिन यहाँ कृषि देखते हुए, साथ में कार्य करते हुए सीख जाते हैं। तो पहला पॉइंट बन जाता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। अब आप इसके अंदर जितने पॉइंट इनपुट कर पाओ ये आपका एक्सपर्टाइजेशन है। दूसरी विशेषता हमारे परंपरागत रूप में आती है कि हमारा देश आज अगर हम देखें, आबादी को दो तरीके से बांट सकते। एक वो जो शहरों में रहता है, जो कल स्वतंत्रता दिवस मनाएगा शहरों में बढ़ चढ़कर। एक वो जो गांव में रहता है, वहाँ वो कल फिर सुबह खेतों में जाएगा, कृषि कार्य करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। डोमिनेंस सेक्टर जो है वो कौन सा है? रूरल इकोनॉमी। ठीक, रूरल। तो रूरल इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से हम सेकंड लार्जेस्ट हैं, जहां पर पॉपुलेशन गांव में निवास करती है। अब गांव में निवास करती है तो गांव हमारे कैसे हैं? गांव हमारे पिछड़े हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ रोजगार के संसाधनों का अभाव है, मजदूरी दर उतनी नहीं मिल पाती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र इतना विकसित होता तो लोग काम की तलाश में अपने गांवों से दूर शहरों में नहीं जाते। आज आप देखो दिल्ली, मुंबई, गुजरात के कई शहरों में लोग मजदूरी करने जाते। तो दूसरी विशेषता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बनाएंगे आप? तीसरा पॉइंट यहाँ पर हमें समझना है कि हमारे देश में एक तो आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है, दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामों में निवास करती है। अर्थव्यवस्था में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो, सुधार करना चाहते हो, तो आपको क्या होना चाहिए? आपकी इनकम ज़्यादा हो तो आपकी बचत ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो आप क्या करोगे? पैसा का उपयोग करोगे। तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग जो डाल रहा हूँ उस पर चर्चा करता हूँ, पूंजी निर्माण की दर का कम होना। पूंजी निर्माण की निम्न दर, निम्न दर यानी कि लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इस पॉइंट की बात कर,
पूंजी निर्माण की दर, यानी किसी भी देश में विकास निर्भर करता है कि उस देश में पूंजी निर्माण की दर कितनी है। ज़्यादा है तो अर्थव्यवस्था तेज गति से चलेगी। अब पूंजी निर्माण की दर से मतलब है कि यदि आपको 5,000 रुपये महीने के मिलते हैं तो आप उसमें अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाओगे 5,000 रुपये में। जब आपका भरण पोषण मुश्किल से होगा तो आपको आपकी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उधार लेना पड़ सकता है। घर चाहिए, बीमारी के इलाज के लिए, आवागमन के लिए, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि 5,000 से पूर्ति नहीं होगी। अगर यही इनकम 50,000 हो जाए कि आप महीने का 50,000 कमाते हो, तो वो व्यक्ति जो कल 5,000 में गुजारा करता है, अब उसके सामने 50,000 आ जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से अपना जीवन स्तर भी सुधार लेगा, पैसे की बचत भी करेगा, बचा हुआ पैसा या तो बैंक में जमा करेगा, यही ज़्यादातर हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, या फिर क्या करेगा, अगर थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ तो शेयर मार्केट में लगा देगा। यानी उसका पैसा चाहे बैंक के माध्यम से चाहे शेयरों के माध्यम से आखिर जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में ही ना। यानी बैंक क्या करते हैं, बैंक एक व्यक्ति से पैसा लेकर उसे कम ब्याज देते हैं, दूसरे को ज़्यादा ब्याज दर पर उठा देते हैं। तो पूंजी निर्माण की जो दर है, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया ट्रेडिशनली, और अभी भी इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। तो हमें इसमें बदलाव करना चाहिए, सरकारों को इस तरीके की पॉलिसी बनाना चाहिए। अगली विशेषता, अगला आप देखते हैं कि हमारे देश में एक तरफ ऐसे लोग हैं आर्थिक विषम, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोल सकते हैं, इक्वालिटी भी बोल सकते हैं। एक तरफ वो लोग हैं, जैसे हम एक जोक के तौर पर, मजाक के तौर पर सुनते हैं ना, कि अगर अंबानी का 2,000 का नोट, अब तो बंद हो गया, 500 का नोट गिर जाए तो पलट के वो देखेगा नहीं, उसे उठाएगा नहीं, क्योंकि जितनी देर में वो पलटेगा उठाएगा उतने में उसे न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का नुकसान। तो आर्थिक विषमता, हमारे देश में इतनी ज़्यादा आर्थिक विषमता है कि अधिसंख्यक जनता, यानी जो मास है, यानी ज़्यादा जो पब्लिक है, उसके पास बहुत कम पैसा है और बहुत कम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है। यानी देश में 3 वर्ग अब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। एक जिसे हम गरीब कह सकते हैं, दूसरा वर्ग है जो मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाता है, और तीसरे को हम अमीर रह सकते हैं। हालांकि इसमें भी अलग अलग क्लास किए जा सकते हैं, सुपर रिच क्लास हो जाएगा, एक निम्न मध्यम वर्ग हो जाएगा, उच्च मध्यम वर्ग, गरीब में भी अल्प गरीब, लेकिन मोटे तौर पर हम देश में 3 वर्ग मान लेते हैं। ये जो वर्ग है, इसके पास संसाधन बहुत हैं लेकिन इनकी आबादी कम है। अगर आबादी के हिसाब से संसाधन मिलें तो फिर अमीरों से वो सारे संसाधन छीन लेने चाहिए, और कुछ लोग इस बात का समर्थन भी कर देते हैं। लेकिन जब जब ऐसी कोशिश की जाती है, क्रांति होती है, अमीर को अमीर उसकी योग्यता ने बनाया, तो प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को आगे बढ़ने का। तो हमारे देश में आर्थिक विषमता है, सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर। आज भी हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या विश्व में अधिक है, और यही कारण भी है कि इसकी वजह से सरकारें गरीबों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं भी चलाती हैं। वो योजनाओं का पैसा उन तक पहुंच भी पाता है और नहीं भी पहुंच पाता है, जितना देते हैं उतना नहीं भी पहुंच पाता। अभी आप देखो, स्थिति सुधर तो रही है, बदलाव आना चाहिए। तो अगला विशेषता का पॉइंट हमारे देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित ये होता है। नेक्स्ट, गरीबी है तो गरीबी से ही वेल कनेक्टेड हो जाता है बेरोजगारी, है ना। मुर्गी और अंडे जैसा संबंध है कि कौन किसकी वजह से, कौन पहले आया है। तो देश में बेरोजगारी की बहुत ज्यादा, एक्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब बेरोजगारी ज़्यादा है, तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है संसाधनों का मिसयूज होगा, संसाधनों का ठीक से काम नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति काम करने की इच्छा रखता हो
और काम करने में सक्षम हो, फिर भी उसे बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य ना मिले, उसको हम बेरोजगार मान ना। अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, जैसे छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी। लेकिन सबसे लार्ज स्केल पर जो हमें दिखाई देती है वो हमारे देश में मौसमी, और दूसरी जिसे डिस्गाइज्ड बोलते हैं या छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी के नाम से ये जानी जाती है। ये बड़ी समस्या है। अदृश्य यानी व्यक्ति कार्य करता हुआ दिखाई देगा लेकिन नेट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं, उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एक किसान का ये खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड, इसमें 6 लोग 6 पर्सन जो हैं काम करते हैं, और इस खेत में उत्पादन हुआ मान के चलो 10 क्विंटल फसल का उत्पादन होता है। अगर ये 6 में से 2 लोग काम करना बंद कर दें, चले जाएं, तो भी इस फसल का उत्पादन इतना ही होगा, और 2 लोग और आ जाएं तो भी फसल का उत्पादन इतना ही होगा। इस पर कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलता। तो उन 2 लोगों के काम करने न करने से फर्क क्या पड़ा, नेट प्रोडक्ट पर तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अदृश्य। और मौसमी, जैसे मौसम के हिसाब से रोजगार, फसलों की कटाई है तो उस समय रोजगार की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, मतलब काम ज़्यादा है और करने वाले कम होते हैं। फसल खेतों में खड़ी है तो उस समय ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी हमारे देश में ये अर्थव्यवस्था का पारंपरिक रूप से चलने वाली विशेष। ठीक है, अब और क्या पॉइंट होंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था को दिखाते हो, आईना बताते हो। तो नेक्स्ट आता है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का दबाव। जितने रोजगार के हम अवसर खोज पाते हैं, संसाधन जितने जुटा पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है। हमारे देश में जो दशकीय वृद्धि दर है, जैसे अगर हम 2001 से 2011 के जनसंख्या के आंकड़े लेते हैं तो 17 दशमलव लगभग 64% वृद्धि दर थी। और हमारे देश में पूरे विश्व का जितना जियोग्राफिकल लैंड है उसका एरिया कितना मिला है, मात्र 2.4%। और पॉपुलेशन हमारे हिस्से में कितनी आ गई है पूरे विश्व की, सेकेंड लार्जेस्ट। अभी चीन को हम पीछे छोड़ने वाले हैं, 140 करोड़ लगभग हो गई है। जैसे ही जनगणना के नए आंकड़े आएंगे पता चल जाएगा। तो 2.4% भौगोलिक क्षेत्र है और जनसंख्या हमारे पास इतनी ज़्यादा है, तो जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है कि उन्हें रोजगार दो। अवसर 10 लोगों के मिलते हैं, रोजगार मांगने वाले 10 लाख आ जाते हैं, और ये दिखाई भी देता है। और एक अलग नेचर है हमारे यहाँ रोजगार की डिमांड करने वाला, क्योंकि पहले साक्षरता नहीं थी, निरक्षरता थी, तब वो कैसा रोजगार, यानी मसल्स पावर, मेहनत मजदूरी वाला। अब धीरे धीरे साक्षरता आई, पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा हो गए, डिग्रीधारी लोग तो ज़्यादा हो गए, लेकिन उन डिग्रीधारी लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी वो किसी कार्य का जो क्रियान्वयन है वो कौशलपूर्ण ढंग से नहीं। उन्हें क्या चाहिए, हमारे देश में सभी को चाहिए शासकीय नौकरी। ये विशेष रूप से अट्रैक्टिव है शासकीय नौकरी, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एसआई हो, एसएससी हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, हमें कैसे भी करके शासकीय नौकरी मिले। ज़्यादातर लोग इस तलाश में रहते हैं। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। स्किल डेवलपमेंट, अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है तो माना जा रहा है कि शायद अब बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे लंबे समय में, कि हमें रोजगार परक शिक्षा दी जाए। तो जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होना भी भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत एक विशेषता के रूप में लिखा जा सकता है। अगली बात क्या आती है, अगली जो चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती थी, अब इसमें काफ़ी हद तक चेंज आ गया है, ये सीन बदल गया है। फैक्टर आता है जिसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई बताना चाहेगा
कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती क्या है। तो हमारे लाइफ यानी कि व्यक्ति का औसत जीवन कितने वर्ष का होता है। हमारे देश में क्या होता था कि जब तक आज़ादी मिली थी उस समय जो औसत आयु हुआ करती थी बहुत कम हुआ करती थी, महामारी फैलती थी, लोग मर जाते थे। अब धीरे धीरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई, तो स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोगों की उम्र बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी हम विश्व के विकसित देशों से कंपेयर करें, चाहे नॉर्वे हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, जापान हो, उनमें आज भी हम पिछड़े हुए हैं। तो जीवन प्रत्याशा का निम्न स्तर होना भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। नेगेटिव है बट बताना तो पड़ेगा ना। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या आता है कि आज भी हम अपनी अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर कार्य कैसे करते हैं, ज़्यादातर कार्य जो हमारे द्वारा किए जाते हैं वो वही पुरानी तकनीकों का प्रयोग करके किए, यानी हम तकनीकी कौशल में, टेक्निकल स्किल, पिछड़े हुए हैं, में पिछड़ेपन की समस्या है। थोड़ी बहुत तकनीक का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा आज विदेशों में आप देखो, यानी कृषि के क्षेत्र में भी वो पूरा ऑटोमेटिकरण हो गया है, स्वचालित मशीनें लगी हैं। अगर वो डेयरी फार्म खोला हुआ है उनके यहाँ, तो पशुओं को चारा भी मशीनें डालती हैं, उनकी गंदगी साफ करने का काम भी रोबो लगे हुए हैं वो कर रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन का काम, दूध निकालने का काम, सब कुछ तकनीकी आधार पर हो रहा है। और हमारे देश में अभी वो तकनीक नहीं, यानी एक तो क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है और दूसरी तरफ जो तकनीक है उसके बीच में बड़ा गैप है, ह्यूज गैप है, क्योंकि शिक्षा और तकनीक के बीच में दूरी बना करके सिलेबस डिजाइन किए गए। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि टेक्नोलॉजी महंगी भी है। हम अभी विकासशील देश हैं, जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है वो महंगी आती है, उतना पैसा नहीं है। तो जो भी उत्पादन इकाइयां हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पर उत्पादन आज भी पुरानी मशीनों से, पुराने तरीकों से होता है, इसलिए हम उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। ठीक है, तो इस कारण विकसित देशों की तुलना में हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। ठीक, फिर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है यातायात के साधनों की कमी, और यातायात के साथ ही कनेक्ट किया जाता है संचार। तो संचार साधनों की कमी, अभी पिछले 10-15 साल में स्थितियां फिर भी बदली हुई हैं, लेकिन उतनी वो उस लेवल पे बदलाव नहीं जो आज विकसित देशों में है। संचार साधन, भारत विशाल देश है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, विविध प्रकार की जो स्थल आकृति है, वहाँ पर रेलवे, अच्छी सड़कें, एक्सप्रेस वे, इनकी बहुत कमी है। नेशनल हाईवे इनकी बहुत कमी है, 12मासी सड़कें। अभी आप कहीं भी देख लो, सड़कें बनाई जाती हैं, मौसम हो जाता है या कुछ ही समय में पड़ जाती हैं, सड़कों का घनत्व कम है, संचार के साधन नहीं। आज बेशक हम 5G चिल्लाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि आपको कॉल करना है तो आपकी कॉल महत्वपूर्ण होगी तो वो ड्रॉप होगी, डिस्कनेक्ट होगी, कनेक्ट ही नहीं होगी। हाँ, मिस कॉल देना है, कहीं भी रहो आप तो दे सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं। तो यातायात और संचार के साधन में पिछड़ी हुई अवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू। अगला पॉइंट है कि हमारे पास जो संसाधन हैं, और वो कौन से संसाधन, जिन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। तो प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, यानी इनका अपूर्ण प्रयोग करते हैं, अपूर्ण उपयोग कर पाते। कैसे? कृषि का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पंजाब, हरियाणा, उधर यूपी के किसानों ने मशीनों से कृषि कार्य करना शुरू तो कर दिया, यानी फसलों के वो ऊपर से कटाई कर देते हैं, लेकिन जो पीछे से उनके जो डंठल रह जाते हैं, जिसे पराली बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, पॉल्यूशन का कारण बन रहा है। तो
जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम 100% एफिशिएंसी के साथ उपयोग नहीं कर पाते हैं, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, या उसके उपयोग करने के सही वैज्ञानिक तरीके जो हैं वो हमें नहीं। इतनी सारी बातें की, साक्षरता वाला पॉइंट तो हम छोड़ ही गए, वो भी तो बताना पड़ेगा हमें अपने भारत में कि साक्षरता की दर जो है आज भी अच्छी नहीं, साक्षरता की निम्न दर, लो रेट ऑफ लिटरेसी। ये भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको थोड़ा समझाना, चीज़ों को सिखाना आसान होता है एक उस व्यक्ति की तुलना में जो निरक्षर है ना। तो देश में भी लगभग वही 76 के आसपास, यानी कि आज भी 1/4 आबादी हमारी ऐसी है लगभग जो निरक्षर है। और इसमें भी अगर हम जेंडर वाइज चले जाएं, मेल और फीमेल में, तो बड़ा गैप देखने को। भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली विशेषता आती है कि आज भी हमारे यहाँ पर जो व्याप्त है अधिकांश क्षेत्रों में, वो क्या व्याप्त है? रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप हो गए, है ना, भाग्यवादी हो गए कि होए वही जो राम रच राखा, कोकर तरक बढ़ावें शाखा। मेहनत या कुछ इनोवेशन नहीं करना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। यानी हमारा जो समाज है वो थोड़ा परंपरावादी समाज होने की वजह से नए बदलाव, नए परिवर्तनों को उतनी आसानी से स्वीकृत नहीं करता है। चाहे बाल विवाह आज भी हमें देखने को मिलते हैं, पर्दा प्रथा देखने को मिलती है, महिलाओं की अच्छी स्थिति नहीं देखने को मिलती है, बलपूर्वक मृत्यु भोज कराए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था में व्याप्त हैं। आखिर सामाजिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों मिल करके चलते हैं, अलग नहीं। तो ये इतने सारे जो पॉइंट मैंने आपको लिखे, सब क्या थे? भारतीय अर्थव्यवस्था, लगभग 10 से 12 पॉइंट तो मिनिमम होंगे। ओके, अब ये थे परंपरागत। नेक्स्ट आता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की नवीन विशेषताएं बताओ। ये ट्रेडिशनल तो हमने सुन ली, जान ली, देख ली, नई क्या फीचर, क्या कुछ इसमें नया आया है, बता पाएंगे? जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मैं वेट करता हूं कि यदि आप कुछ बता पाते हैं तो ज़रूर, और आप बताते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं हमारी इस वेबसाइट पर www.katareinstitute.com। वहाँ पर आप मेल के द्वारा भेज सकते हैं, वहाँ पर आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए। तो होपफुली उम्मीद करूँगा कि ये आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हुई होंगी। ये बेसिक चीज़ें हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो, चाहे स्टेट पीएससी की करो, आपसे ये पूछिए। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड गुड लक।